एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सम ऑफ द प्लांट डिसीजेस। यस, ऐसा नहीं है कि बीमारी वर्ड जब आता है तो इट इज़ ओनली लिंक्ड विथ वी ह्यूमन बींग्स और द एनिमल्स। इवन प्लांट्स को भी बीमारियां लगती हैं। एंड क्योंकि ना बहुत सारे ऐसे, क्या बोलूँ मैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स छुपे हुए हैं ना जिनका काम ही है डिसीज़ फैलाना। और बेचारे फिर इतने जो प्यारे प्यारे पेड़ पौधे होते हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, क्रॉप्स हैं, फ्रूट्स हैं, इन सब पे ये कोई ना कोई ऐसा अटैक करते हैं जिसकी वजह से डिसीज़ होती है, और उसी को हम कहते हैं प्लांट डिसीजेस। बहुत सारी प्लांट डिसीजेस हैं, कुछ ऐसी हैं जो सिम्टम्स हैं वो डिसीजेस नहीं हैं, ठीक है, बट लोग उनको प्लांट डिसीजेस के तरीके पे पढ़ लेते हैं। जैसे नेक्रोसिस की बात करें, अगर नेक्रोसिस होता है डेथ ऑफ द प्लांट, ठीक है, मतलब इधर हो जाता है प्लांट एंड इट डाइज, तो वो एक सिम्टम की तरह एक्ट करता है, बट पीपल डू रीड इट एज अ डिसीज ऑल्सो. But in today's video, we are going to discuss as many diseases that have been commonly asked and something that is possible to study in a video that we are going to see in today's one. And also we will see the images और symptoms कि कैसे अगर ऐसा टाइप का कुछ होता है तो उसको क्या कहते हैं, या फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जो पेड़ पौधे हैं उन पे डिसीजेज है। पढ़ना क्यों चाहिए ये पूरा टॉपिक, बिकॉज देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बड़ा शौक होता है गार्डनिंग करने का या क्रॉप्स वगैरह ग्रो करने का, जो एक बहुत अच्छी बात है। वन मस्ट ऑलवेज ट्राई टू ग्रो सम ट्रीज, सम प्लांट्स, बहुत अच्छी बात है एनवायरनमेंट के लिए भी और एक हमारे खुद की सैनिटी के लिए, हमारे खुद के पीस के लिए। बिकॉज जब हम नेचर में जितने भी पेड़ पौधे हैं या चिड़िया हैं या सब कुछ है उनके आसपास होते हैं ना, हमें बहुत अच्छा फील होता है, राइट। तभी कहते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग वॉक के लिए, बिकॉज नेचर एंड आप ही रहते हैं और कोई कुछ नहीं रहता वहाँ पर। नो शराबा, नो शोर शराबा, और शराबा, नॉट नो शोर शराबा, नो नॉइज, नथिंग इज देयर, सो यू फील बेटर, राइट। एंड दैट्स व्हाई ये जो प्लांट्स हैं उनको कोई डिसीज तो नहीं है, उनका कैसे ध्यान रखना चाहिए, कब हमें जब हमें प्लांट्स ग्रो करने हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड कीप इन माइंड, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एंड दैट्स व्हाई वी रीड अ लॉट अबाउट प्लांट्स एंड द डिसीजेज दैट कैन बी कॉज्ड। और ये डिसीजेज ऑब्वियसली दे लीड टू अ वेरी लो यील्ड एंड दे डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स एंड दैट वी डोंट वांट, है ना। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी द प्लांट डिसीजेज इन टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले जो डिसीज है वो है पाउडरी माइल्ड्यू। पाउडरी मतलब सिम्टम जो है उसमें कुछ पाउडर टाइप के आपको स्ट्रक्चर दिख जाएंगे जो भी प्लांट होगा उसकी लीव्स पे, जो कि एक आपको इंडिकेशन देगा कि भाई इस प्लांट को पाउडरी माइल्ड्यू हो गया है, ठीक है। इसके अलावा डाउनी माइल्ड्यू भी होता है, दोनों को बहुत कंफ्यूज तरीके से लोग पढ़ते हैं, बट डोंट वरी, हम देखेंगे डाउनी माइल्ड्यू भी और फिर हमें समझ जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें पाउडरी माइल्ड्यू की, तो अगर किसी प्लांट को पाउडरी माइल्ड्यू है तो ऐसे पाउडरी टाइप के स्ट्रक्चर जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं लीव्स पे, एंड दैट इज हाउ हमें समझ जाता है हाँ भाई ये जो लीफ है वो इन्फेक्टेड है। तो कई कबार हम डिफरेंट ऐसे प्लांट्स पौधे अगर हमको कहीं भी ट्री वगैरह दिख जाए और हम किसी लीफ को देखें, कुछ तो बहुत ज़्यादा फ्रेश होती हैं, ग्रीन बिल्कुल, कभी कभी आपको दिखेगा किसी लीफ में येलो पैचेस आ गए हैं, किसी लीफ में वाइट पैचेस आ गए, तो वो नॉर्मल नहीं है, वो डिसीज़ है। और अगर उन डैमेज्ड लीव्स या उन डिसीज्ड पार्ट को रिमूव ना किया जाए तो ऐसे भी चांसेस हैं कि वो डिसीज़ पे पूरे प्लांट में धीरे धीरे फैल सकती है। इसीलिए भी जब प्रिवेंशन की बात की जाती है कि कैसे आप ठीक कर सकते हैं इस डिसीज को, जरूर बताया जाता है कि आपको जो भी डिसीज या इन्फेक्टेड पार्ट है उसको रिमूव कर देना चाहिए। क्लियर। सो पाउडरी माइल्ड्यू इज अ फंगल डिसीज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले तो कि ये एक फंगल डिसीज है, यानी जो फंगस होता है वो कॉज करता है पाउडरी माइल्ड्यू को। लो सॉइल मॉइस्चर combined with high humidity levels at the plant surface favors this disease। ये डिसीज कैसे बढ़ती है या मौका कैसे मिलता है इस फंगस को, इस डिसीज़ को फैलाने में, जब भी बहुत कम सॉइल में मॉइस्चर हो, यानी पानी की कमी है सॉइल में, एंड बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर बाहर है। सो सॉइल में मॉइस्चर कम है बट एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, देन इससे क्या होता है कि ये डिसीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करती है। Infected plants display white powdery spots on the leaves and stems। तो ज़्यादातर लीव्स पे और जो स्टेम्स होते हैं, तना होता है जो, उस पे आपको पाउडरी स्ट्रक्चर्स दिखेंगे और इसीलिए इसको पाउडरी माइल्ड्यू कहा जाता है, जो कि हम देख भी सकते हैं इस इमेज में कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है वाइट, इट इज व्हाट, इट इज पाउडरी, राइट। सो दैट इज समथिंग जो हम देख सकते हैं इन दिस डिसीज। क्लियर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। इट टेंड्स टू अफेक्ट प्लांट्स केप्ट इन शेडी एरियाज
मोर देन दोज इन डायरेक्ट सन। तो कौन से वाले प्लांट्स जो हैं उनको क्या बोल सकते हैं अफेक्ट करती है ये डिसीज़, तो ये जो पाउडरी माइल्ड्यू की डिसीज़ है ये ज़्यादातर अफेक्ट करती है ऐसे प्लांट्स को जो कि बहुत छाँव में होते हैं। जैसे अगर आप कभी किसी ऐसी जगह चले जाएँ जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, ठीक है, और जो छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं नीचे, उनको क्या होता है फिर शेड ही, मतलब सनलाइट नहीं मिल पाती है ना, बिकॉज इतने बड़े ट्रीज होते हैं कि सूरज की रोशनी उनको ही पड़ती है और फिर वो ढक जाती है। तो इस तरीके से जो भी प्लांट शेडी एरियाज में होता है जिनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती, यानी ह्यूमिडिटी से उसको नहीं बचाव मिलेगा, दैट्स वाई ये डिसीज जो है तभी ऐसे प्लांट्स में ज़्यादातर देखी जाती है। हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ ट्रीज, श्रब्स, वाइन्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रासेस, फील्ड क्रॉप्स एंड वीड्स कैन बी अफेक्टेड बाय पाउडरी माइल्ड्यू। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ डिफाइंड ही है कि इन्हीं को पाउडरी माइल्ड्यू हो सकता है, नहीं, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी ट्रीज की स्पीशीज हैं, बहुत सारे श्रब्स हैं, वाइन्स हैं, ठीक है, जैसे ग्रेप पाइन वगैरह हो गए, देन फ्लावर्स होते हैं, कुछ कुछ वेजिटेबल्स, इवन फ्रूट्स, ग्रासेस, फील्ड क्रॉप, वीड्स जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, बहुत से ऐसे जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं, सभी में ये डिसीज पाई जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि ये डिसीज स्पेसिफिकली जो है किसी पर्टिकुलर स्पीशीज में ही होती है, नो, इट कैन बी फाउंड इन अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स। क्लियर? ऑल राइट। The white powdery appearance is due to large number of microscopic spores borne in chains। अब होता क्या है ना, ये borne का मतलब क्या होता है, carried by, ठीक है। तो ये जो डिसीज है ना ये स्पोर्स के थ्रू फैलती है, और स्पोर्स का ऐसा होता है ऑब्वियसली इट कैन गो फ्रॉम वन प्लांट टू अदर, वो ऐसे ट्रैवल कर सकते हैं। सो दैट्स वाई ये जो डिसीज है दिस इज स्पोर्स वाली डिसीज, दिस इज वाइट पाउडरी अपीयरेंस, जो कि बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स की वजह से फैलती है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज बॉर्न इन चेन्स, मतलब चेन पैटर्न बनता है, कुछ स्पोर्स फिर वो जुड़ जाएंगे और डबल हो गए, देन ट्रिपल हो गए, तो इस तरीके से ना ये फैलता जाता है। और ऐसे वाइट वाइट पाउडरी स्ट्रक्चर जो है डेफिनेटली आपने कभी ना कभी तो देखा ही होगा, ऐसा दिखने लगता है ऑन लीव्स। क्लियर? The spots spread and will eventually cover most of the leaves on the plant, with new plant growth being most susceptible। तो होता क्या है कि ये जो स्पॉट्स होते हैं ना, जो व्हाइट ये पाउडरी जो स्पॉट्स हैं, ये धीरे धीरे पूरे प्लांट में पूरी लीफ को कवर कर देते हैं। जैसे हमने देखा अभी, इसके पहले हमने देखा था थोड़ा 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 पार्ट था, अभी देखो ये पूरा कवर कर रहा है, वहां तक फैल गया है उन लीव्स पे। और जो नए प्लांट्स उग रहे होते हैं ना वो ज्यादा डेंजर में होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो नए प्लांट्स है ना, ओल्ड नहीं है, तो नए प्लांट्स पे ज्यादा ये अफेक्ट करता है, जाएगा और उनको पूरा तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। क्लियर? ऑल राइट। Most often, powdery mildew diseases reduce the aesthetic value of landscape plants without having a major impact on overall health। तो ऐसा नहीं है कि प्लांट की पूरी जो ग्रोथ है वो खराब हो जाएगी, या पूरा प्लांट जो है उसकी स्टंटेड ग्रोथ होगी, या हेल्थ खराब हो जाएगी, नहीं, बल्कि ये क्या करता है, ये अपीयरेंस खराब कर देता है। सपोज अगर ये जो लीफ हमने इसके पहले देखी वो बहुत ज़्यादा प्राइस पे अगर बिकती है या जानी जाती है, ठीक है, बट अगर ये पाउडरी माइल्ड्यू आ गया उस पर और ये वाइट वाइट पाउडरी स्ट्रक्चर्स बन गए, तो क्या वो लीफ अब अच्छी दिखेगी? नहीं। तो ये क्या करता है ना, ये ब्यूटी खराब कर देता है लीव्स की, एंड दैट्स वाई ये ओवरऑल हेल्थ को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता, बट ये जो सेल होगा प्राइस है उसकी जो ब्यूटी है, जो एस्थेटिक वैल्यू है, वो डिस्ट्रॉय करता है। इन्फेक्शंस रिजल्ट्स इन रिड्यूस ग्रोथ, प्रीमेच्योर लीफ शेडिंग एंड स्टेम डायबैक। बट अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है लाइक टू एन एक्सटेंट, तो फिर क्या होता है, फिर ग्रोथ धीरे धीरे कम होने लगती है। ऑब्वियसली फिर ग्रोथ कहाँ से होगी, नए प्लांट पे पाउडरी माइल्ड्यू हो गया, इसके बाद जो लीफ है वो प्रीमेच्योर शेडिंग होने लगती है, यानी कि जब समय के पहले ही जो लीव्स हैं वो झड़ने लगती हैं, या स्टेम डाई बैक, या फिर जो तना है वो उसकी डेथ हो जाती है, यानी अब उसमें कोई भी जान नहीं बचती है। सो दिस इज हाउ ये जो इन्फेक्शन है अगर स्टार्टिंग की स्टेजेस में देखा जाए तो ये फैलते फैलते क्या करता है, इसकी जो ब्यूटी है वो खराब करता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है उसकी ग्रोथ खराब कर देगा, देन स्टेम की डेथ हो जाएगी, या फिर जो लीफ है उसकी समय के पहले ही वो शेड हो जाएंगे। क्लियर? ऑल राइट। Powdery mildew can take the nutrients from the plant and lead the leaves to wither and yellow। ऐसा भी हो सकता है कि पाउडरी माइल्ड्यू जो है इस कंडीशन तक पहुंच सकता है कि वो क्या करेगा ना, वो न्यूट्रिएंट्स लेने लगेगा प्लांट से। ऑब्वियसली उसको भी ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, तो प्लांट्स में से न्यूट्रिएंट्स लेता जाएगा, तो क्या होगा, जो प्लांट है या जो लीव्स हैं वो फिर धीरे धीरे जो है कमज़ोर पड़ती जाएंगी, तो ये मुरझाने लगती हैं और येलोइश हो जाती हैं एक समय के बाद, एंड ऑब्वियसली देन दे डाई। Powdery can reduce the plant's producing capacity and affect the flavors of fruits and vegetables। अगर ये किसी प्लांट में अगर कुछ उग रहा है, कोई फ्रूट वगैरह, अगर उस पर ही अटैक करेगा तो उसकी जो प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी वो कम हो जाएगी, यानी कम मिलेगा आपको जो भी क्रॉप है, जो ईल्ड है। उसके अलावा अगर ये वेजिटेबल और फ्रूट्स पे हो जाता है तो उनका जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है, वो खराब हो जाता है। क्लियर? ओके।
अब बात करते हैं कि क्या करें ऐसा कि पाउडरी माइल्ड्यू जो है वो फैले ना, या फिर हम अपने प्लांट को बचा लें। ट्रिम एंड रिमूव इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स। देखो कभी भी ऐसा बिल्कुल माना जाता है कि अगर कभी इन्फेक्शन हो गया है तो आप उसको पहले हटा दो, राइट, बिकॉज प्लांट में ऑब्वियसली आप वो जो इन्फेक्टेड पार्ट है वो तो हो गया ना इन्फेक्ट, अगर उसको वैसे ही रखोगे तो क्या होगा, एक तो स्पोर्स हैं बहुत जल्दी फैलेंगे, स्प्रेड होंगे, तो उससे क्या होगा, और ज़्यादा खराब हो जाएंगी लीव्स या प्लांट। दैट्स वाई सबसे पहले तो अगर इन्फेक्टेड हो गया है कोई प्लांट और आपको दिख रहा है, काइंड ऑफ यू हैव टू रिमूव इट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लांट। मेक चेंजेस टू अमेंड द न्यूट्रिशनल कॉन्टेंट और pH ऑफ द सॉइल, वाटरिंग मोर और लेस एंड मेकिंग श्योर प्लांट्स रिसीव द राइट अमाउंट ऑफ सनलाइट। हमने क्या देखा कि जो शेड में होते हैं, जिनको सनलाइट नहीं मिलती प्रॉपर, वो जो लीव्स हैं या वो जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, तो ऑब्वियसली इनको प्रॉपर सनलाइट की ज़रूरत है। दूसरी बात, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि सॉइल का एक प्रॉपर pH हो जो कि उस प्लांट को ज़रूरत होती है। हो सकता है वो pH जो है वो ऑर्गेनिज्म के लिए सूटेबल ना हो। नेक्स्ट जो है, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर आपको देने हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ग्रोथ खराब हो जाएगी नहीं तो, और न्यूट्रिएंट्स वैसे ही वो ले लेगा पाउडरी माइल्ड्यू, तो प्लांट नीड्स न्यूट्रिएंट्स, राइट। सो इसीलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम प्रॉपर वाटरिंग करें पानी की, जितना ज़रूरत है, ओवर भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, सनलाइट प्रॉपर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान देंगे डेफिनेटली फिर पाउडरी माइल्ड्यू के होने के चांसेस ना के बराबर है। क्लियर? ऑल राइट। Standard fungicides are an effective way to manage powdery mildew disease on plants. Now obviously fungus को kill करने के लिए जो chemicals होते हैं, side word क्या होता है, one which is used to kill something, है ना। So fungicide means जो fungus को kill करेगा, तो ये भी हैं जिनको आप छिड़क सकते हैं। proper fungicides available होते हैं जिससे हम इन diseases को क्या कर सकते हैं, prevent कर सकते हैं या kill कर सकते हैं। Next, neem oil। अब एक home remedy है यहाँ पे। neem oil effectively manages powdery mildew on many plants by interfering with the fungus metabolism and terminating spore production. Now we know that ये spores के थ्रू फैलती है ना डिसीज, तो अगर हाँ कुछ ऐसा हो जिससे ये spores का प्रोडक्शन बंद कर दिया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि ये वापस फैल ना पाए, तो फिर बहुत अच्छे से हेल्प हो जाएगी टू काइंड ऑफ प्रिवेंट दिस डिसीज, है ना। तो इसके लिए एक रेमेडी होती है नीम ऑयल। अगर नीम ऑयल हम छिड़क देते हैं या कुछ यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, फंगस का जो मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट होता है, जिससे वो प्रॉपर स्पोर्स फॉर्मेशन नहीं कर पाता, और इस वजह से फिर जो डिसीज है वो फैलती नहीं है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं डाउनी माइल्ड्यू की। अब हमने अभी बात की थी ना थोड़ी देर पहले कि पाउडरी माइल्ड्यू, डाउनी माइल्ड्यू को बहुत कंफ्यूज किया जाता है, बट एक दो चीज़ें हैं जो डिफर करेंगी, जिससे आप समझ जाएंगे कि क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली बिटवीन पाउडरी माइल्ड्यू एंड डाउनी माइल्ड्यू। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं डाउनी माइल्ड्यू की, दिस प्रोड्यूसेस ग्रेश फजी लुकिंग स्पोर्स ऑन द लीव्स। अगेन इसमें भी स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, बट ना ये थोड़े अलग होते हैं, लाइक दे आर नॉट पाउडरी टाइप जैसे हमने प्रीवियस वाली डिसीज में पढ़ा, दीज आर लाइक दिस ग्रेश टाइप के, आप देख सकते हो। तो ये इस तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। अब ऑब्वियसली अगर हम पिक्चर देखें तो हमें ये समझ नहीं आएगा कि पाउडरी माइल्ड्यू और डाउनी माइल्ड्यू में डिफरेंस क्या है ना, बट होता क्या है, लोअर सरफेस पे जो है, ये लोअर सरफेस है, लोअर सरफेस पे ये ऐसे स्पोर्स वगैरह प्रोड्यूस करता है, और जो अपर सरफेस होता है वो ऐसे येलोइश हो जाता है। सो ये होती है डिसीज कौन सी, डाउनी माइल्ड्यू, तभी डाउनी लिखा है, राइट। डाउनी माइल्ड्यू इज आइडेंटिफाइड बाय पेल ग्रीन और येलो स्पॉट्स ऑन द अपर सरफेस ऑफ द ओल्डर लीव्स। तो जो बहुत ज़्यादा ओल्ड लीव्स हो गई हैं, बहुत टाइम से ग्रो कर चुके हैं, उनके अपर सरफेस पे येलोइश ऐसे स्पॉट्स मिलेंगे, और जो लोअर सरफेस है वहाँ पे आपको ऐसे ग्रेश जो स्पोर्स हैं वो मिलेंगे। दैट इज समथिंग जो डाउनी माइल्ड्यू का इंडिकेशन देगा। क्लियर? ओके। Downy mildew occurs during cool moist weather such as in early spring or late fall. तो जो डाउनी माइल्ड्यू है ये बहुत ज़्यादा अगर मॉइस्ट वेदर हो, बहुत ज़्यादा ठंडा वेदर है, तभी ये अफेक्ट करता है प्लांट्स को, एंड इट इज़ समथिंग जो कि अर्ली स्प्रिंग या लेट फॉल के टाइम पे ऐसा सीजन होता है, तो तभी ये जो डिसीज़ है वो ज़्यादा एक्टिव होती है, स्प्रेड होती है। क्लियर? ओके। प्रिवेंशन, क्या करें कि डाउनी माइल्ड्यू जो है हम उसको प्रिवेंट कर पाए। वाटर योर प्लांट्स फ्रॉम बिलो, बिकॉज ये जो स्पोर्स हैं वो नीचे की साइड होते हैं, है ना, और अगर आप नीचे की साइड अपने प्लांट्स को पहले ही मतलब करोगे स्प्रे वाटर, तो इससे क्या होगा कि जो पानी है वो ऊपर ठहरा नहीं रहेगा, बिकॉज नीचे रहेगा तो जितना ज़रूरत है वो हो गया, एब्जॉर्ब वगैरह यूज़ हो गया, बाकी हट जाएगा। बट अगर आप ऊपर वाले सर्फेस पे ऐसे पानी डालेंगे तो वो ठहरा रहेगा, तो ये डिसीज़ का फैलने का और ज़्यादा चांसेस है। क्लियर? Water that sits on the leaves of the plant gives the downy mildew a way to infect and spread on the plant. So water करना है आपको नीचे से leaves को, ठीक है, उसके बाद water जो leaves के ऊपर बैठ जाता है, what does it do is it gives the downy mildew a way to infect and spread on the plant. तो इससे infection फैलता है और फिर और ज़्यादा फैलने लगता है ये disease. Clear? Okay. The disease overwinters on dead plant material, so removing dead plant material from your garden will help prevent the disease. वैसे भी अगर आप गार्डनिंग का शौक रखते हैं, आपके घर में गार्डन वगैरह है, आपको हमेशा हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो पर्सनल हाइजीन हो या हमारा मेंटल हाइजीन हो या फिर हमारा गार्डन का हाइजीन हो, हर चीज़ में हाइजीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, बिकॉज मल्टीपल जो डिसीजेज हैं वो इसी की वजह से फैलती है, बिकॉज गंदगी है।
राइट अब वो हमारी नॉर्मली लाइफ में हो, मेंटली हो, या फिर हमारे गार्डन में हो। क्लियर? सो गार्डन का हाइजीन मेंटेन करना हर एक डिसीज का प्रिवेंशन है ही, बिल्कुल डेफिनेटली, बिकॉज यू डोंट वांट कि जो डेड मटेरियल गिरा है ना, उसकी वजह, जो डेब्रिस है, उसकी वजह से पूरे प्लांट डिसीजेस जो है वो फैल जाए। सो एक और चीज है कि अगर आप चाहते हो कि ये डिसीज ना फैले तो आपको डेड मटेरियल को रिमूव करना है। डन? ओके। Good garden hygiene is also crucial to stopping down downy mildew from developing in your garden. तो good garden hygiene जो है that is something जो previous point में बताया गया है, and this is something जो conclusion भी है कि good garden hygiene बहुत ज़्यादा crucial है, बहुत ज़्यादा important है, mandatory है अगर आप इस disease को या कोई भी plant disease को spread होने से बचाना चाहते हो। Fungicides applied specifically for downy mildew control may be necessary, and obviously to control the disease अगर specific fungicide जो कि होते ही downy mildew के लिए हैं, अगर आप वो यूज़ करेंगे डेफिनेटली फिर भी ये डिसीज जो है स्प्रेड होने से रोकी जा सकती है। डन? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कैंकर की। कैंसर नहीं, कैंकर, बट जब हम डिसीज देखेंगे ना तो हमें सॉर्ट ऑफ कैंसर टाइप ही लगेगा। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े ऐसे लीजन्स बन जाते हैं जब किसी भी प्लांट को, स्पेसिफिकली ट्रंक पार्ट को क्या हो जाता है, कैंकर डिसीज होता है। कैंकर इज ऑफन आइडेंटिफाइड बाय एन ओपन वुंड दैट हैज बीन इन्फेक्टेड बाय फंगल और बैक्टीरियल पैथोजेंस। तो होता क्या है, कभी कभी किसी प्लांट में कोई इंजरी हो जाती है, कोई वूंड, कोई चोट लग जाती है ना। सिर्फ हमें नहीं लगती है इंजरीज, हमें नहीं होती इंजरीज, हमें वूंड नहीं होते, ऑब्वियसली प्लांट्स को भी होते हैं, है ना। तो कभी ऐसा हुआ कि किसी प्लांट में इंजरी हो गई है या किसी प्लांट पे वूंड है, चोट लगी है, तो होता क्या है, वहाँ पर ये जो बैक्टीरियल या फंगल पैथोजेंस हैं वो आके अटैक करते हैं और फिर ये डिसीज दैट इज कैंकर स्प्रेड होने लगती है। A plant canker is a small area of dead tissue which grows slowly often over years. होता क्या है, ये एक डेड टिश्यू होता है, ठीक है, और ये ग्रो करता जाता है, करता जाता है, इस तरीके से डेड टिश्यूज का अक्यूमुलेशन हो जाता है, एंड दैट इज नोन एज व्हाट, कैंकर डिसीज। क्लियर? ओके। सिम्टम्स में इंक्लूड sunken, swollen, cracked और डेड एरियाज फाउंड ऑन स्टेम्स, लिम्स और ट्रंक। तो ज़्यादातर यही होता है, जैसे अभी हमने देखा कि मतलब बहुत ज़्यादा संकन हो या तो पिचके हुए हो या बहुत ज़्यादा फूले हुए, देख सकते हो सोलन, ऐसे डेड जो टिश्यूज़ हैं ये आपको दिख जाएंगे, कहीं पे भी स्टेम पे दिखेंगे, ट्रंक पे दिखेंगे, एंड दैट इज़ हाउ ये जो सिम्टम है वो आपको बताता है कि भाई इसको कैंकर हुआ है। Cankers are most common on stressed plants that have been weakened by cold weather conditions, nutritional imbalances or root rot. Now we know कि भाई wound है, इंजरी है, तो कोई ना कोई ऐसा इम्पैक्ट पड़ा होगा, या फिर हम कह सकते हैं कुछ ना कुछ स्ट्रेस रहा होगा प्लांट पे, है ना। तो कभी ऐसा हुआ कि वेदर कंडीशन प्रॉपर नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम रह सकती है, कोई ऐसा बोल सकते हैं कोई इम्पैक्ट पड़ा हो सकता है कि कोई वूंड वगैरह हो गया हो, कोई इंजरी हो गई हो प्लांट को, हो सकता है कि न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो, न्यूट्रिशन ही नहीं है जिस वजह से इंजरीज हो रही हैं, या फिर हो सकता है कि जो रूट है, जो जड़ है, उसमें रॉट यानी वो सड़ गया है। सो दैट्स वाई ऐसी कंडीशंस जो होती हैं, इसकी वजह से ये जो कैंकर है, डेड टिश्यू का एक्यूमुलेशन है, वो बढ़ता जाता है। क्लियर? ओके। प्रिवेंट कैसे करें इस डिसीज को? रिमूव द डिसीज्ड पार्ट्स इन ड्राई वेदर। डेफिनेटली जो डिसीज्ड पार्ट है उसको हटा देना चाहिए, स्पेसिफिकली ड्राई वेदर में रिमूव करना चाहिए, सो दैट वो जो डिसीज पार्ट है वो तो हट गया है ना, ताकि वो स्प्रेड ना हो पाए, एंड देन यू कैन टेक द डिफरेंट मेजर्स। अवॉइड ओवर क्राउडिंग, ओवर वाटरिंग एंड मैकेनिकल वुंड्स। अब देखो, अगर किसी प्लांट को इंजरी हो गई या वुंड हो गया तो ये डिसीज और फैलेगी, हमने पढ़ा, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें इंजरीज और वुंड से प्लांट्स को बचाना है। अब इसके लिए क्या है, आपको ना ओवर क्राउडिंग नहीं करनी है या बहुत ज़्यादा प्लांट्स नहीं लगवाने हैं आसपास, अदरवाइज क्या होगा कि चोट लग जाएगी उस प्लांट को, इंजरी हो जाएगी, और फिर कैंकर जो है आराम से बहुत जल्दी फैल सकता है, क्योंकि बैक्टीरियल और जो फंगल पैथोजेंस हैं उनको एक मौका मिल जाएगा टू अटैक। क्लियर? सो इस तरीके से ये वुंड्स ना हो, इनको हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा इफ यू वांट टू प्रिवेंट द डिसीज कैंकर। डन? ओके। ग्रो रेजिस्टेंट वेराइटीज वेन एवर पॉसिबल, एंड यस, देखो ये बहुत अच्छा एक सुझाव है सारे ही डिसीजेस के लिए। मोस्ट ऑफ द डिसीजेस के लिए रेजिस्टेंट वेराइटीज अवेलेबल होती हैं, यानी जैसे हम वैक्सीन लेते हैं तो क्या होता है, एंटीबॉडीज पहले प्रोड्यूस होने लगती हैं, अब वो डिसीज अगर अटैक भी करेगा तो हमारी बॉडी फाइट करेगी, है ना। सिमिलरली जो प्लांट्स हैं उनकी भी कुछ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ होती हैं, यानी कुछ ऐसा पूरा जीन्स वगैरह होते हैं उनमें ऐसे कि जिसकी वजह से उस डिसीज़ का कोई अटैक भी होगा ना तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा प्लांट्स पे, बिकॉज वो रेजिस्टेंट है, उनसे बचे हुए हैं। तो अगर ऐसी रेजिस्टेंट वेराइटीज़ आप ग्रो करेंगे तो और अच्छी बात है, बिकॉज फिर जो ये जो डिसीज़ है वो फैल ही नहीं सकती। ट्रीट द बार्क इन वुड इंजरीज प्रॉम्प्टली। अगर आपको लगता है कि कोई वुड हो भी गया है, कोई इंजरी हो भी गई है, तो हमें ट्रीट करना चाहिए ना उसको। तो जो भी तरीका हो प्लांट की इंजरी को ट्रीट करने का, वुंड को ट्रीट करने का, वो हमें यूज़ करना चाहिए, ताकि ये जो इंजरीज हैं उसमें फिर अटैक ना हो जाए पैथोजेंस का।
कंट्रोल द इंसेक्ट एंड रॉडेंट डिसीज कैरियर्स। अब ये जो डिसीज है ये बहुत सारे इंसेक्ट्स, बहुत सारे रॉडेंट्स जो हैं कैरी करते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें अवॉइड करना है इन इंसेक्ट्स को और रॉडेंट्स को, ताकि ये जो डिसीज है उसको कैरी ना करे। कीप प्लांट्स हेल्दी बाय प्लांटिंग इन हेल्दी सॉइल्स एंड मेंटेनिंग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। ये तो जरूरी है कि जिस प्लांट के लिए जितना पीएच रिक्वायर्ड है, जितने न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है, जो भी प्रॉपर सॉइल रिक्वायर्ड है वो सब हम उनको प्रोवाइड करें। अदरवाइज किसी भी चीज़ की अगर बोल सकते हैं डेफिशिएंसी भी हो गई, माइट भी फिर डिसीजेस जो है वो और ज़्यादा फैलेंगी। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बात करेंगे स्मट एंड बंट डिसीजेस ऑफ सीरियल। तो इसको स्मट के नाम से भी पढ़ा जाता है, स्मट एंड बंट डिसीजेस के नाम से भी पढ़ा जाता है, स्मट डिसीज ऑफ सीरियल के नाम से भी पढ़ा जाता है। सीरियल स्मट एंड बंट डिसीजेस आर कॉज्ड बाय फंगाई विच पैरासाइट द होस्ट प्लांट एंड प्रोड्यूस मासेस ऑफ सूट लाइक स्पोर्स इन द लीव्स, ग्रेन्स और ईयर्स। अब होता क्या है कि ये जो डिसीज है ये अगेन फंगल डिसीज है, ठीक है, और इससे पैरासिटिक हो जाते हैं। पैरासाइट का मतलब क्या होता है, जो फ्री में किसी और के घर पे रहता है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे वही चीज़ है कि बहुत सारे स्पोर्स वगैरह प्रोड्यूस हो जाते हैं और ऐसा है ना, ऐसे तरीके से स्पोर्स बन जाते हैं सीरियल्स में या जो कुछ भी जिस पे भी इम्पैक्ट अफेक्ट कर रहा है जिसको भी, और लीव्स हो, ग्रेन्स हो, कुछ भी हो, इन दैट बहुत सारे से स्पोर्स बन जाते हैं। सूट लाइक स्पोर्स इस तरीके से दिखते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो इस तरीके के स्पोर्स जो है वो फॉर्म होने लगते हैं अगर ये डिसीज हो गई तो। क्लियर? ओके। Spurt is characterized by fungal spores that accumulate in soot-like masses which are formed within blisters in seeds, leaves, stems, flower parts and bulbs. अब होता क्या है, ये जो स्मट है वो फंगल स्पोर्स से फैलता है ना। तो स्मट में ऐसे फंगल स्पोर्स क्या करते हैं, अक्यूमुलेट होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं। वो किसी में भी हो सकते हैं, वो सीड्स में, लीव्स में, स्टेम्स में, किसी में भी, और इस तरीके से पूरा अक्यूमुलेट होने लगता है और आप देख सकते हो किस तरीके से ये पूरे सीरियल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। These fungus are damaging pathogens of cereal crops, reducing yield and quality of harvested grain. Obviously इस तरीके से अगर होगा तो yield कैसे होगी, है ना। तो जो भी फसल मिलती है, जो yield मिलता है फाइनली, जो आउटकम है पूरा, वो बहुत कम हो जाता है। एंड ऑल्सो हार्वेस्टेड ग्रेन की जो क्वालिटी है वो भी इम्पैक्ट होती है। सो इस तरीके से क्या होता है, ऑब्वियसली प्लांट्स में बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। डन? ओके। जनरली स्मट डिसीजेज आर होस्ट स्पेसिफिक। ये अच्छा पॉइंट है, बिकॉज अच्छा पॉइंट है मतलब अच्छी बात नहीं है, मतलब एक अच्छा गुड पॉइंट है पढ़ने के लिए, कि ये जो डिसीज होती है जो फंगस कॉज कर रहा है ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। यानी ये जिस पे भी अटैक कर रहे हैं, जहाँ पे भी घर बना के रह रहे हैं, वो उसको होस्ट कहते हैं, होस्ट पे पैरासाइट की तरह रह रहे हैं, तो ये होस्ट स्पेसिफिक है। यानी अगर ये एक पर्टिकुलर स्पीशीज को इम्पैक्ट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी स्पीशीज को भी अटैक करें, बिकॉज ये स्पेसिफिक होते हैं कि भाई हम इसी ही पर्टिकुलर स्पीशीज को अफेक्ट करेंगे। क्लियर? मीनिंग दैट स्मट ऑफ वन सीरियल क्रॉप विल नॉट इन्फेक्ट अदर्स। तो अगर ये एक ही प्रॉपर पर्टिकुलर सीरियल को इम्पैक्ट करते हैं देन डेफिनेटली वो बाकी के किसी सीरियल को इम्पैक्ट करें ज़रूरी नहीं है। रही बात ये जो हमने इसके पहले नाम पढ़ा है स्मट एंड बंट डिसीज ऑफ सीरियल, इसको स्मट भी कहते हैं। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे और हेडिंग मेंशन कर दी है। तो अगर आपको दोनों में से जो भी आए, यू आर लाइक कि दोनों ही सेम है। क्लियर? ओके। कंट्रोल इंक्लूड्स ग्रोइंग रेजिस्टेंट वेराइटीज इन नॉन इन्फेस्टेड सॉइल। ऑब्वियसली पहला जो इंपॉर्टेंट कंट्रोल मेजर है वो यही, अगर रेजिस्टेंट वेराइटीज अवेलेबल हैं तो व्हाई नॉट टू ग्रो देम, बिकॉज क्या होगा फिर इससे डिसीज जो है वो नहीं हो पाएगी। ट्रीट द सीड्स विद अ फंगीसाइड। ऑब्वियसली यू नीड टू किल द फंगस बिकॉज ये फंगल डिसीज है। सो अगर आप उसको किल करना चाहते हैं यू हैव टू यूज द स्पेसिफिक केमिकल। यूज द डिसीज फ्री ट्रांसप्लांट्स। अगर आप ट्रांसप्लांट्स यूज कर भी रहे हैं, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे प्लांट्स यूज करने पड़ेंगे दोज आर डिसीज फ्री, यानी उनको डिसीज ना हो। अगर होगी और आप वो ग्रो करेंगे तो और ज्यादा स्प्रेड होगी, राइट। डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड प्लांट्स और प्लांट पार्ट्स बिफोर द स्पोर्स आर रिलीज। एंड अगर स्पोर्स रिलीज हो गए तो वो हर जगह फैल जाएंगे। तो अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि नहीं ये प्लांट डिसीज्ड है, हमें उसको रिमूव कर देना चाहिए प्लांट को, अदरवाइज ये एक डिसीज या इन्फेक्टेड प्लांट बाकी प्लांट्स में डिसीजेस को स्प्रेड करेगा। डन? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन स्कैब की। कॉमन स्कैब एक प्लांट डिसीज है ऑफ रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स। कई मतलब ऐसे हैं वेजिटेबल्स या क्रॉप्स वगैरह, ज़्यादातर जैसे पोटैटो हो गया, इस तरीके की डिसीज हो जाती है, हम देख भी सकते हैं इन द इमेज। इसे कहते हैं स्कैब। तो हम कॉमन स्कैब के नाम से पढ़ रहे हैं बिकॉज स्कैब के ना डिफरेंट नाम है। अगर एप्पल में हुआ तो एप्पल स्कैब एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। इसीलिए हम इसको कॉमन तरीके से पढ़ेंगे एंड देन ऑब्वियसली वो जो भी क्रॉप या जिस भी पर्टिकुलर वेजिटेबल या जिसका भी होगा अकॉर्डिंगली उसका नाम पड़ जाएगा। क्लियर? कॉमन स्कैब मेनली अफेक्ट्स पोटैटो बट कैन ऑल्सो कॉज डिसीज ऑन रेडिश, बीट एंड कैरेट। तो ज्यादातर तो ये पोटैटोज को, आलूओं को करता है इनफैक्ट, बट इसके अलावा ये जो मूली होती है, रेडिश हो गई या बीट रूट हो गया, चुकंदर हो गया या फिर कैरेट, गाजर, इन पे भी ये डिसीज
इन्फेक्ट कर सकता है ये पर्टिकुलर या ये डिसीज हो सकता है, ऐसा बोलना चाहिए, ठीक है। तो कॉमन स्कैब जो है वो प्लांट डिसीज है ऑब्वियसली, और एक ये रूट और ट्यूबर क्रॉप्स में ही अफेक्ट करता है ये, और ज़्यादातर ये आलू में, पोटेटो में देखा जाता है, बट देयर आर ऑल्सो अदर्स जैसे हमने पढ़ा जिनमें ये डिसीज आप देख सकते हैं। डन, ओके। Symptoms in some host, cough, brown spots or lesions can appear on the surface of the रूट। तो सिम्टम्स ये है कि कुछ कुछ होस्ट में या कुछ किसी किसी जिस भी प्लांट में ये अफेक्ट करेगा वहाँ पर आपको ब्राउन स्पॉट्स या लीजन्स देखने को मिल सकते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द रूट। अभी हमने देखा जैसे ब्राउन कलर के लीजन पोटेटो पे थे, वैसे सर्फेस ऑफ द रूट पे आपको दिखने को मिल सकते हैं। एंड द सीवियरिटी कैन वैरी फ्रॉम माइल्ड स्पॉटिंग टू डीप पिट्स ऑन द सर्फेस। तो थोड़ी बहुत स्पॉट या फिर डीपली वो पिट्स बन गए हैं, या डीपली बोल सकते हैं पिट्स, सॉरी नॉट स्पिट्स, पिट्स बन गए हैं, गड्ढे बन गए हैं। सो दैट इज समथिंग जो कि एक और सिम्टम है जो बता सकता है कि भाई क्या हो गया है। या तो आप स्कैब बोल सकते हैं, कॉमन स्कैब बोल सकते हैं। क्लियर? तो मैंने आपको जितनी हेडिंग्स पॉसिबल है वो सब दे दी हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। डन, ओके। This disease does not usually affect yields, but it can greatly reduce the quality of the harvested vegetables and make them unsuitable for sale. Definitely ये disease जो है वो yield को affect नहीं करती है ज़्यादातर, ठीक है, but ये बिल्कुल जो quality है harvested crops की उनको reduce कर सकती है। यानी कि ये disease जो yield है उसको तो impact नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं है कि yield कम हो जाती है something, but obviously जो quality है जो आप बेचोगे कभी किसी चीज़ को तो कोई खरीदेगा नहीं। तो इस तरीके से जो quality है vegetables की या जो भी है उनको ये खराब कर देता है, जिसकी वजह से वो सूटेबल नहीं रहते हैं फॉर सेलिंग। डन, ओके। By rotating fields from root crops to non-root vegetables, the strength of the pathogen is reduced. अब क्या करें हम? प्रिवेंशन कुछ तो चाहिए ना हमको ताकि हम इस डिसीज को अवॉइड कर पाएं। इसके लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि रोटेशन यूज़ करते हैं ऑफ क्रॉप्स। यानी अगर आप रूट क्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं, रूट में ही फैल रही है ये डिसीज़, तो आप क्या करें, आप नॉन रूट क्रॉप्स को स्टार्ट कर दें ग्रो करना, बिकॉज रूट नहीं रहेगा तो डिसीज़ नहीं होगी। तो इससे पैथोजेंस जो हैं वो कम हो जाएंगे, है ना, तो डिसीज़ नहीं फैलेगी। कीप द सॉइल मॉइस्चर अबव 90% फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ रूट क्रॉप्स। अगर आप रूट क्रॉप्स फिर भी यूज़ करना चाहते हैं तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि जो आप सॉइल मॉइस्चर है उसको सिर्फ 90% तक रखें। जब स्टार्टिंग में आप ग्रो कर रहे हैं प्लांट को, देन अकॉर्डिंगली आप जो है चेंजेस कर सकते हैं एज पर दी रिक्वायरमेंट्स। सॉइल विद पीएच लोअर देन 5.4 यानी एसिडिक चाहिए इज ऑल्सो बेनिफिशियल। तो अगर आप इस डिसीज को कम करना चाहते हैं तो सॉइल का पीएच अगर आप एसिडिक रखेंगे तो भी ये यूजफुल होता है टू प्रिवेंट दिस डिसीज। डन, ओके। ग्रो स्कैब रेजिस्टेंट कल्टिवर्स विच ग्रेटली इंप्रूव क्रॉप अपीयरेंस। एंड ये तो रहने ही वाला है ना, अगर आपके पास रेजिस्टेंट वेराइटीज अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर डिसीज की, डेफिनेटली आपको उन क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली अगर वो रेजिस्टेंट है तो डिसीज नहीं फैलेगी। डन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं रस्ट की, मतलब जंग लग जाना, है ना। तो हम जो नॉर्मली रस्ट देखते हैं वो क्या होता है, बिल्कुल ब्राउनिश सा होता है ना, वैसे ही कुछ आपको दिखने लगेगा लीव्स पे, और ये होता है रस्ट लगना, ठीक है। तो इस तरीके से रस्ट टाइप के कलर या फिर कुछ ऑरेंजिश रेडिश, ज़्यादातर रस्ट वाला जो ब्राउनिश कलर होता है वैसे ही आपको देखने को मिलेगा लीव्स पे, और इसी को क्या कहते हैं, रस्ट डिसीज, बिकॉज ये दिखता रस्ट जैसा है ना, इसलिए नाम ही रस्ट रख दिया, जैसे जंग लग गई हो। द रस्ट आर अ ग्रुप ऑफ फंगल डिसीजेज अफेक्टिंग द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये भी एक फंगल डिसीज है, और जो हवा के कॉन्टैक्ट में है, जो एरियल है, जो ओपन पार्ट है प्लांट्स के, उसी पे ये डिसीज ज्यादातर फैलती है। रस्ट अपीयर्स एज येलो, ऑरेंज, रेड, रस्ट ब्राउन और ब्लैक पाउडरी पस्ट्यूल्स ऑन लीव्स, यंग शूट्स एंड फ्रूट्स। तो पत्तियां हो, लीव्स हो या शूट्स हो जो भी यंग है, जो ग्रो कर रहे हैं, या फ्रूट्स हो, इन पे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आपको पस्ट्यूल्स मिलेंगे, जैसे आप देख सकते हैं, और इसी को कहते हैं क्या, कि भाई रस्ट है। और ये ज्यादातर देखने को भी मिली होगी, कभी ना कभी आपने देखी होगी ऐसे लीव्स पे इस तरीके के निशान, तो वो नॉर्मल नहीं है, वो डिसीज है। क्लियर, ओके। The growth of the plant and productivity are commonly reduced and some plants wither and die back. Definitely ये डिसीज अगर हो जाए तो इससे प्लांट की ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ता है, और पूरी पॉसिबिलिटी है कि प्लांट जो है वो विदर होके गिर जाए और इट्स डेथ हो जाए उसकी। तो बिल्कुल डेफिनेटली ये पूरे प्लांट को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर सकता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस डिसीज द प्लांट कैन इवन डाई। डन, ओके। प्रिवेंशन, कैसे अवॉइड करें रस्ट को? अवॉइड पेस्ट, डिसीजेस एंड वीड्स। आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप जो पेस्ट है या जो डिसीज फैलाने वाले सोर्सेज हैं उनको आप अवॉइड करें। आप अनवांटेड प्लांट्स यानी वीड्स तो वैसे भी हमको हटाने ही होते हैं, बिकॉज उनकी वजह से ग्रोथ जो है वो खराब होती है बाकी प्लांट्स की। प्लक आउट द अफेक्टेड लीव्स एज यू सी देम। इफ यू सी कि भाई किसी लीफ में रस्ट हो गया है, आपको उसको हटा के उसी वक्त फेंक देना है, बिकॉज अगर आप उसको हटा देंगे तो डिसीज फैलेगा नहीं, है ना। सो इफ यू सी कि कोई डिसीज्ड कोई पार्ट ऑफ द प्लांट डिसीज्ड है, इन्फेक्टेड है, काइंड ऑफ यू शुड प्लक इट आउट एंड यू शुड थ्रो इट, अदरवाइज डिसीज कैन स्प्रेड।
ग्रो रेजिस्टेंट वेराइटीज टू अवॉइड द डिसीज। अगर आप चाहते हैं कि डिसीज हो ही ना, हमें बाकी की प्रिवेंशन लेने ही ना पड़े, डेफिनेटली अगर आप रेजिस्टेंट वेराइटीज आपको मिल जाती हैं, डेफिनेटली आपको उन्हीं को ग्रो करना चाहिए, बिकॉज अगर वो डिसीज से रेजिस्टेंट होंगे देन श्योरली क्या होगा, वो डिसीज स्प्रेड नहीं होगी, ऑब्वियसली होगा ही नहीं इन्फेक्शन अगर आप रेजिस्टेंट वेराइटीज को यूज करेंगे। डिस्ट्रॉय द ऑल्टरनेट होस्ट प्लांट्स। इफ यू फील कि कोई और प्लांट है जिस पर डिसीज हो चुका है, तो आप ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे कि बाकी की प्लांट्स पे डिसीज फैले, तो आप क्या करेंगे, जो डिसीज्ड प्लांट है ना उसी को हटा दीजिए, अदरवाइज फिर वो दूसरे प्लांट पे फिर से फैल सकता है। नेक्स्ट डिसीज है लीफ ब्लिस्टर। अब क्योंकि ये जो डिसीज है वो अपर सरफेस ऑफ लीफ पे देखने को मिलती है और ब्लिस्टर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको लीफ ब्लिस्टर के नाम से जाना जाता है। लीफ ब्लिस्टर इज ऑल्सो नोन एज लीफ कर्ल। तो ऐसा होता है कि ये जो लीफ होती हैं, मतलब जब भी ये बीमारी होती है तो जो सरफेस ऑफ लीफ है उस पर ऐसे टाइप के ना स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिन्हें ब्लिस्टर्स कहा जाता है। कभी कभी ये ब्लिस्टर्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि इनकी वजह से जो लीफ है वो कर्ल हो जाती है, इसीलिए इस डिसीज को लीफ कर्ल भी कहा जाता है। इट इज कॉज्ड बाय द फंगस। अगेन दिस इज अ फंगल डिसीज। ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट डिसीजेज हैं वो फंगल या बैक्टीरियल आपको ऐसी ही देखने को मिलेंगी। दिस डिसीज इज सीन इन ओक स्पीशीज। अगर आप लीफ ब्लिस्टर सर्च करें तो आपको ज़्यादातर पता चलेगा कि जो ओक स्पीशीज होती हैं, ओक लीफ ब्लिस्टर या ओक में ब्लिस्टर देखने को ज़्यादा मिलता है, ऐसा आपको बहुत ज़्यादा दिख जाएगा। बट इट इज़ नॉट लाइक ओनली ओक स्पीशीज में होता है, बट ज़्यादातर ओक स्पीशीज में ये डिसीज देखने को मिलती है। ब्लिस्टर लाइक सर्कुलर रेज्ड एरियाज अपीयर स्कैटर्ड ऑन द अपर लीफ सर्फेस। होता क्या है इसमें, सर्कुलर रेज्ड एरियाज जिन्हें ब्लिस्टर्स कहा जाता है इन जनरल लैंग्वेज, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हैं लीव्स पे बनने लगते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि लीफ ब्लिस्टर हो गया और इस तरीके से बेचारी जो लीफ है वो इन्फेक्ट हो जाती है। Symptoms appear in early summer as yellow blister like circular raised area। ज़्यादातर जो symptoms हैं इसके वो आपको early summers में देखने को मिलेंगे, जब आप yellowish circular से raised areas देख पाओगे on the leaf। The blisters are scattered over the upper leaf surface with corresponding gray depressions on the lower surface। होता क्या है कि जो blisters हैं वो upper leaf surface पे obviously scattered होते हैं, जैसा भी हमने देखा, और उसके जो depressions हैं, अब देखो अगर पत्ती मतलब जो लीफ होती है कितनी पतली होती है ना, तो अगर उस पर बहुत ऐसे बड़ा सा कोई लीजन होगा तो क्या होगा, उसका पीछे के साइड पर एटलीस्ट थोड़ा डिप्रेशन तो आएगा ना कि हाँ कुछ हुआ है ऊपर वाले सर्फेस पे। दैट इज समथिंग जो आपको लोअर सर्फेस ऑफ लीफ पे देखने को मिलेगा। क्लियर? ओके। दे टर्न फ्रॉम येलो टू रेडिश ब्राउन विथ एज। होता क्या है, ये ब्लिस्टर्स जो है वो येलोइश होते हैं, फिर वो रेडिश ब्राउन होने लगते हैं। अभी हमने देखा था ब्राउनिश टाइप के, है ना। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ब्लिस्टर की एज बढ़ती जाती है, धीरे धीरे जैसे समय होता जाता है लीफ ब्लिस्टर्स को, ये येलोइश से फिर ब्राउनिश रेडिश ब्राउनिश में चेंज होने लगते हैं। सेवरल ब्लिस्टर्स में मर्ज एंड कॉज द लीव्स टू कर्ल। इतने ज़्यादा ब्लिस्टर्स अगर हो जाएं, लाइक बहुत ज़्यादा ब्लिस्टर्स अगर हो जाते हैं लीव्स पे, तो इसकी वजह से क्या होता है, लीफ जो है वो कर्ल हो जाती है। इस वजह से भी लीफ ब्लिस्टर को क्या कहते हैं, लीफ कर्ल। डन? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं अब इस डिसीज को प्रिवेंट कैसे करें। अ सिंगल पेस्टिसाइड एप्लीकेशन इन अर्ली स्प्रिंग just before the birds begin to swell will effectively manage this disease। तो इसके पहले कि ये जैसे ही ये डिसीज स्टार्ट हो, उसके पहले जैसे सीजन स्टार्ट हो अर्ली स्प्रिंग समथिंग, तभी आप पेस्टिसाइड जो है उसको स्प्रे कर दें, ऑब्वियसली रिक्वायर्ड अमाउंट में, ताकि जो बर्ड्स हैं इसके पहले कि उनमें वो बड़े होने लगे, उसके पहले ही आप ये पेस्टिसाइड डाल देंगे लीफ ब्लिस्टर से रिलेटेड, तो वो बीमारी नहीं होगी। कीप द ट्री वेल वाटर्ड ड्यूरिंग ड्राउट कंडीशंस एंड वेल ड्रेन्ड ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हैवी रेन। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, ड्राउट है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया है, तो आपको बिल्कुल जितना पानी आप दे सकते हो दीजिए, ताकि आप एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉइस्चर प्रोवाइड कर सके प्लांट को। अदरवाइज अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉपरली जो प्लांट है उससे पानी एक्सेस ऑफ वाटर हटाया गया है, ऐसा नहीं कि पानी रुका हुआ है। जितना पानी रुका होगा उतनी ज़्यादा डिसीज फैलेगी। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं स्नो मोल्ड की। स्नो मोल्ड अटैक सीरियल्स, forage grasses and turf grasses। mold should be MOULD। क्लियर? ओके। तो स्नो मोल्ड जो है ये ज़्यादातर सीरियल्स को, जो ग्रासेस होती हैं, इन सबको अफेक्ट करता है, और इस तरीके से ऐसा पूरा अक्यूमुलेशन हो जाता है, जो ऐसा लगता है कि जैसे स्नो जो है, बर्फ जो है, उसका अक्यूमुलेशन हो गया है, राइट। सो इस तरीके से ये दिखता है, तो इसको स्नो मोल्ड कह दिया जाता है। इट इज कॉज्ड बाय सॉइल बोर्न फंगाई। तो जो फंगस है वो सॉइल बोर्न होता है, यानी सॉइल से कैरी होता है, और इस फंगस की वजह से फिर ये स्नो मोल्ड जो है वो फैलता जाता है। क्लियर? The leaves are covered with dense whitish to pink threads of the fungus। अब कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर ग्रास है तो ग्रास की जो लीव्स हैं देखिए, उस पर इस तरीके का पूरा पिंकिश व्हाइटिश जो फंगस थ्रेड होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं, या लीव्स पे स्प्रेड हो जाएंगे, तो ऐसा लगता है जैसे स्नो मोल्ड या स्नो का अक्यूमुलेशन हो गया। क्लियर? ओके।
Most snow mold fungi that have been investigated are pathogens of economically important plants such as conifers, winter cereals, turf grasses and flowers. तो ज़्यादातर जो snow mold fungus होते हैं ना, okay, it's MOLD only, okay, तो ये जो ज़्यादातर फंगस होते हैं ये ऐसा देखा गया है कि जितने भी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स होते हैं ना, जैसे कॉनिफर हो गए, सीरियल्स हो गए या फिर ग्रासेस हो गए, कुछ फ्लावर्स हो गए, उन्हीं पे अटैक करते हैं. तो ये रिसर्च जो है वो बताती है. क्लियर? ओके. The dark and humid environment provided by the snow cover prevents photosynthesis and drastically reduces plant metabolism. होगा क्या? देखो, जब हमने देखा कि प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही है या स्टफ लाइक दैट, तो उससे कितनी डिसीजेस हो रही है, राइट? इसी वजह से स्नो मोल्ड जो है वो क्या कर रहा है, वो एक तरीके से पकड़ के बैठा हुआ है सारे ग्रासेस लीव्स को, तो इससे क्या होगा, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं स्नो जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रिवेंट करेगा. सनलाइट नहीं मिल रही है ना प्रॉपर, उनको जितने भी रिक्वायरमेंट है एनवायरमेंट की वो नहीं मिल रहा है. साथ ही साथ इससे क्या होगा, जो प्लांट है उसकी मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे कम होती जाएगी और प्लांट की ग्रोथ जो है वो कम होती जाएगी. इट डिप्लीट्स द कार्बोहाइड्रेट रिजर्व्स, और जितने भी कार्बोहाइड्रेट का जितना भी एक्यूमुलेशन होगा वो सारी चीज़ों को भी ये खत्म करता जाता है धीरे धीरे. तो ओवरऑल स्नो मोल्ड जो है वो प्रॉपर ग्रोथ जो है उसको रिड्यूस कर देता है. डन? ओके. प्रिवेंट कैसे करें, क्या करें कि जिससे स्नो मोल्ड ना फैले? तो ज़्यादातर स्नो मोल्ड ग्रासेस वगैरह पे देखने को मिलता है, इसीलिए कहा जाता है कीप द ग्रास कट टू प्रॉपर हाइट रिकमेंडेशंस. तो जितनी जो ग्रास की लेंथ होनी चाहिए उतना ही हमको रखना है. लेंथ नहीं, हाइट होनी चाहिए उतना ही हमको रखना है. वी हैव टू ट्राई कि भाई अगर जितना रिकमेंडेड एक प्रॉपर हाइट है, अगर हम वहाँ तक ही कट करके रखें ग्रास को, तो फिर क्या होगा, स्नो मोल्ड को हम अवॉइड कर सकते हैं. इंप्रूव लाइट एक्सपोजर एंड एयर सर्कुलेशन बाय रिमूविंग डेंस फोलिएज सच एज ट्री एंड श्रब्स इन एरिया. ऑब्वियसली अगर आप चाहते हैं कि फंगस ना ग्रो हो या फिर ये थ्रेड्स ना बने फंगस के, या मोल्ड पूरा ना एक्यूमुलेट हो जाए, तो कोशिश करनी क्या रहती है कि आप प्रॉपर इसको सनलाइट प्रोवाइड करें. प्रॉपर सनलाइट प्रोवाइड करनी है तो यू हैव टू अवॉइड द ओवर क्राउडिंग ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स अराउंड दिस पर्टिकुलर ग्रास या प्लांट या वट एवर, ताकि क्या हो कि अगर इतना ज़्यादा एक्यूमुलेशन नहीं होगा, इतनी ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं होगा डिफरेंट प्लांट्स एंड ट्रीज, तो प्रॉपर सनलाइट जो है वो सबको मिल पाएगी. अवॉइड लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो, एंड येस ऑब्वियसली अगर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है कहीं पे तो वहाँ पे भी ये डिसीज देखी जाती है. तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि किसी प्लांट पे बहुत ज़्यादा स्नो एक्यूमुलेट ना हो. बहुत ज़्यादा स्नो एक्यूमुलेट होगा, अगेन वही सारी चीज़ें हैं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट सनलाइट नहीं मिल पाएगी. क्लियर? ओके. नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैक स्पॉट की. जैसे कि नाम बता रहा है, ऑब्वियसली डिसीज जैसी आप जैसे देखोगे इन्फेक्टेड प्लांट को, आपको दिख जाएगा ये सिम्टम कि ब्लैक कलर के स्पॉट्स बनेंगे, यानी ब्लैक स्पॉट डिसीज हुई है. तो इस तरीके के ब्लैक स्पॉट्स जो है बन जाते हैं. रस्ट और इसमें थोड़ा डिफरेंस है. रस्ट वाले आपने देखे होंगे, थोड़ा थोड़ा सेम लग रहा है बट नहीं अलग, अगर सामने से देखो तो बहुत जैसे क्लियर हो जाता है कि भाई रस्ट वाले स्पॉट्स हैं कि ब्लैक स्पॉट्स हैं. क्लियर? ओके. ब्लैक स्पॉट भी एक फंगल डिसीज है विच इज कॉमनली फाउंड ऑन रोजेस बट ऑल्सो ऑन अदर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ज्यादातर अगर रोज लीव्स आप देखें तो रोज लीव्स पे आपको ज्यादातर ये स्पॉट्स दिख जाएंगे, ब्लैक स्पॉट्स. बट अदर देन दिस ऑल्सो जो फ्लावर्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं उन पे भी आपको ये ब्लैक स्पॉट देखने को मिल सकता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोजेस पे ही होता है, पर रोजेस पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है. क्लियर? इट वीकन्स द प्लांट्स एंड मेक्स देम ससेप्टेबल टू अदर प्रॉब्लम्स. होता क्या है, जैसे ये ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं ना प्लांट्स पे या लीव्स पे, इससे जो प्लांट या लीफ है बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, और इतना वीक हो जाता है कि धीरे धीरे जो है बाकी जो डिसीजेज हैं उनके लिए भी आसान हो जाता है इन प्लांट्स को अफेक्ट करने में. सो दिस इस ये जो एक चीज़ है वो ये है कि प्लांट्स को इतना वीक कर देता है कि बाकी डिसीजेस के लिए भी ये प्रोन हो जाता है. क्लियर? ऑल राइट. Black spot can be found on numerous plants including roses, flowers, fruits and leaves. So different flowers, fruits, leaves, किसी भी किसी भी चीज़ पे आप black spot को देख सकते हैं. तो black spot disease is found in various plants. It is especially problematic when the weather is hot and humid. अगर ब्लैक स्पॉट हो गया और बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा हॉट और ह्यूमिड है, डेफिनेट बहुत ज़्यादा हॉट भी है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, उसके अलावा ह्यूमिडिटी भी बहुत है, तो इससे क्या होता है ना कि ये डिसीज़ और ज़्यादा फैलती है और बहुत आसानी होती है फिर इस फंगस के लिए टू इन्फेक्ट द प्लांट. प्रिवेंट कैसे करें? रेगुलर फीडिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इज नीडेड टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिसीज. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रेगुलर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाएं प्लांट को, रेगुलर फीडिंग होती रहे ताकि फिर ये डिसीज से उस प्लांट को आप प्रोटेक्ट कर पाएं. रिमूव प्लांट डेब्रिस फ्रॉम गार्डन बेड्स इन द फॉल टू प्रिवेंट ब्लैक स्पॉट फ्रॉम ओवरविंटरिंग इन फॉलिंग लीव्स एंड ब्रांचेस. ऑब्वियसली आपको पूरी कोशिश करनी है कि जो पूरा डेब्रिस है, डेड स्टॉक है, डेड स्टॉक नहीं जितने भी डेड प्लांट्स वगैरह गिरे हुए हैं गार्डन में, यानी हाइजीन की जो हमने बात की है, वो आप पूरा प्रॉपर ध्यान दें कि आप जितना भी डेड मटेरियल उनको रिमूव करें. अदरवाइज क्या होगा, अगर वो डिसीज होंगे तो डिसीज और ज़्यादा फैलेगी. क्लियर? ओके.
डू नॉट कंपोज द इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल, इट विल स्प्रेड द डिसीज इफ नॉट थ्रोन। हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी एक इन्फेक्टेड प्लांट हो, आपको लग रहा है मैंने थोड़ा बहुत रिमूव कर दिया है तो अब ठीक हो गया होगा, और आप उसको वापस से ग्रो करें, नहीं करना है। बिकॉज अगर आप इन्फेक्टेड प्लांट को पूरी तरीके से फेंक नहीं देंगे, आपको फेंक देना है, यू हैव टू डिस्कार्ड इट। अगर आप उसको नहीं फेंकेंगे तो ये डिसीज डेफिनेटली बहुत आसानी से ग्रो कर सकती है। वेट प्लांट लीव्स एनकरेज मेनी फंगल डिसीजेस इंक्लूडिंग ब्लैक स्पॉट। और ऑब्वियसली जो लीव्स हैं उनको आपको वेट नहीं रखना है, बिकॉज जितना ज़्यादा नमी होगा, पानी होगा लीव्स पे, उतना ज़्यादा क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा और ये डिसीज बहुत आसानी से स्प्रेड हो सकता है। अप्लाई वाटर डायरेक्टली टू द रूट्स टू हेल्प प्रिवेंट द डिसीज। और अगर आप चाहते हैं कि डिसीज ना हो तो आपको डायरेक्टली वाटर रूट्स को देना है, यू डोंट हैव टू पोर इट एनीवेयर। आप डायरेक्टली अगर स्प्रे भी कर देंगे ना रूट्स पे पानी, डेफिनेटली क्या होगा, आपके लिए आसान हो जाएगा टू काइंड ऑफ अवॉइड दिस डिसीज। क्लियर? ओके। So with this we have finally come to an end of the discussion of different plant diseases. There are a lot of plant diseases but ये कुछ हैं common जिनके बारे में पूछा जाता है। कुछ ऐसे हैं जो symptoms हैं जिनको plant diseases की तरह consider किया जाता है, जैसे मैंने beginning में बोला था। Don't worry, अगर कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए information like एक दो liners जो है वो आपके लिए important है regarding certain kind of disease, आपको वो MCQ के form में मिल जाएगी in the next video. So if you are okay with this like complete explanation, great, because आप फिर questions जो हैं उनको अच्छे से enjoy कर पाएंगे in the next video. That would be the multiple choice questions based on the same topic. So before we end this video, एक और चीज़ है जिसे हमें जल्दी से डिस्कस करना है, that is अगर आप YouTube पे कोई भी टॉपिक मैग्नेट ब्रेन से कवर करना चाहते हैं, आप क्या करते हो, आप YouTube पे जाते हो, you search for the particular class topic subject and you study from it. But कभी कभी ऐसा होता है शायद आपको कोई वीडियो बहुत टाइम लग रहा है मिलने में, आप नहीं ढूंढ पा रहे हो वीडियो को। ऑब्वियसली सब कुछ कवर्ड है ऑन आवर चैनल, बट होता है कभी कभी टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो डोंट वरी, यू डोंट हैव टू वेस्ट योर प्रेशियस टाइम ऑन जस्ट सर्चिंग एंड स्क्रॉलिंग। आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सोल्यूशन है, दैट इज आप जा सकते हैं और विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को। करना क्या है, आपको जाना है गूगल पे, टाइप करना है magnetbrains.com। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है। जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने ये पेज जो है वो डिस्प्ले होगा ना। ऑन दिस पेज अगर आप ध्यान से देखें, आपको सारी क्लासेस जो है प्रॉपर ऑर्डर में मेंशन है। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट्स, सारी टॉपिक, सब कुछ आपको एक प्रॉपर अरेंजमेंट में मिलता है, इसीलिए वेबसाइट को विजिट करना तो बनता है। अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ उस क्लास पे क्लिक करना है जिसका भी सब्जेक्ट आप कवर करना चाहते हो। सपोज आप पढ़ना चाहते हैं क्लास 8 का जनरल नॉलेज, आप क्या करेंगे, आप क्लास 8 पे क्लिक करेंगे, आपके सामने क्लास 8 के सारे सब्जेक्ट्स डिस्प्ले होंगे। अब अगर आप ध्यान से देखें, आपको सारे सब्जेक्ट्स दिख रहे होंगे, आप सोशल के सब्जेक्ट्स देख सकते हो, आप इंग्लिश देख सकते हो, बट जीके नहीं दिख रहा है ना। क्या करेंगे, आप स्क्रॉल कीजिए और आपको जनरल नॉलेज भी अब दिखेगा। जैसे ही आप सब्जेक्ट को देख पाएंगे, आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है, और आप जैसे ही सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब डिस्प्ले होंगे। अब आपको जो भी पढ़ना है उस पर आपको बस क्लिक करना है। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ना चाहते हो द सिलेबस ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक, आप क्या करेंगे, आप सिलेबस ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे और आपके सामने उसका वीडियो जो है वो स्टार्ट होगा, जिसमें आप सारे जीके के टॉपिक्स जो हैं उनको नोट डाउन कर सकते हैं कि भाई ये टॉपिक्स कवर किए जाने वाले हैं। वंस यू आर डन विद दिस, आपको क्या करना है, आपको क्रॉस आइकॉन पे क्लिक करना है, सो दैट अगर आप कोई नेक्स्ट टॉपिक जीके का पढ़ना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करें और आपके सामने वीडियो आ जाए। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप बैक बटन पे क्लिक कीजिए और आप अगर सब्जेक्ट या क्लास चेंज करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप वही स्टेप्स फॉलो कीजिए जो अभी अभी मैंने डिस्कस की है, एंड यू विल गेट द वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू। सो दिस इज हाउ इजी इट इज। आई होप आप इस ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे, अदरवाइज यू कैन वेस्ट योर टाइम। और इफ यू फील दैट आप यूट्यूब पे आसानी से वीडियोस ढूंढ लेते हैं, नो वरीज, गो विद इट। क्लियर? ओके। So with this we have finally come to an end of today's topic, that is what are the different plant diseases, what are different symptoms and how do we prevent them. I hope अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं प्लांटिंग में, गार्डनिंग में, डेफिनेटली आप अपने प्लांट्स का ध्यान रखेंगे। यू विल प्रोवाइड द प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स एंड प्रॉपर मॉइस्चर, सनलाइट एंड वाटर कंडीशंस टू देम, एंड ऑल्सो इफ पॉसिबल ट्राई टू ग्रो रेजिस्टेंट वेराइटीज ताकि डिसीज स्प्रेड ना हो। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, एंड इफ यू फील it was interesting, it was kind of knowledgeable for you, it was kind of informative, then definitely give a big fat thumbs up to this video. Also share the video with as many people as you can ताकि जिसको भी इंटरेस्ट हो इस टॉपिक में they can go through it. Also you should share about Magnet Brains with as many students ताकि जिनको भी फ्री एजुकेशन मिल पाए। बहुत अच्छी बात है ना, you can do that, so definitely you should share and also subscribe to Magnet Brains if you feel आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते हैं। So please like, share and subscribe, and yes, with this we have come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.